हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का पुनः नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए सीधे अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और एजुकेशन में क्या परिवर्तन आया वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी, आइए आप एक बार इनको देख लें। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी का जीवन परिचय। आइए संक्षिप्त में यदि कहें तो स्वामी विवेकानंद जी एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक थे। ध्वजावाहक मतलब जो ध्वजा लेकर चलता है, अग्रणी व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। विश्व धर्म सम्मेलन इनकी लाइफ का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और कभी कभी पूछ भी लेता है। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहीं से इनको जीवन को और इनके दर्शन को एक नई दिशा मिली। रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना कर भारतीय युवाओं को जगाया और विश्व स्तर पर भारतीय दर्शन और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा इन्होंने दी थी। तो ये संक्षिप्त में यदि आपको समझना हो तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके माता पिता विश्वनाथ दत्त जो पेशे से एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी थी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि वाले थे और आध्यात्मिक झुकाव की वजह से थे। माता जी का इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा तो ये भी आध्यात्म की तरफ चले गए और ईश्वर को जानने और उनको समझने या उनकी खोज करने की इनकी लालसा बचपन से ही थी। तो बचपन से ही ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी और बाद में कानून की भी पढ़ाई की। तो इनका ये प्रारंभिक जीवन परिचय है। गुरु से भेंट और संन्यास। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद इनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया और ये उनके शिष्य बने। संन्यास 1883 में जब इनके गुरु का देहांत हो गया तो इन्होंने संसारिक मोह माया से इन्होंने त्याग ले लिया और अपना नाम विवेकानंद रखा या विवेकानंद इनका के नाम से जाने लगे। प्रमुख कार्य और योगदान। भारत भ्रमण 1890 से लेकर और 1893 तक इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और वहां की संस्कृति और खासकर स्पिरिचुअल को जानने का इन्होंने प्रयास किया और उसका प्रचार प्रसार में ये लग गए। वास्तविक स्वरूप को समझने और आध्यात्मिक धरोहर को विश्व स्तर तक ले जाने के लिए इन्होंने पूरे देश में भारत भ्रमण किया। शिकागो सम्मेलन, ये बार बार आपके पास आएगा ये पॉइंट्स। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में, जहां पर इनका एक ऐतिहासिक भाषण हुआ था जिससे आध्यात्मिक भारतीय दर्शन, वेदांत और योग को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया गया। शिकागो सम्मेलन इनके जीवन का एक प्रमुख मोड़ था। उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की। उसका उद्देश्य क्या था? मानवता की सेवा और आध्यात्मिकता को विश्व स्तर पर ले जाना। तो मानवता और सेवा के कार्यों के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपके पेपर में भी आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। प्रमुख कार्य और योगदान, आइए देखते हैं इनका क्या था। वेदांत और योग का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। वेदांत और योग का उपनिषद, गीता, भारतीय दर्शन और आध्यात्म से जुड़ी जितनी किताबें थी उनके पश्चिमी देशों तक लेके गए, उसका प्रचार प्रसार किया और पश्चिमी देशों में भी उनको एक नई समझ दी। दूसरा, राष्ट्रवाद और मानवता। इन्होंने जातिवादी का विरोध किया और राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता से जोड़ा। मानवता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया, यानी कि कहने का मतलब सभी लोग समान है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और सबको एकता में जोड़कर इन्होंने सबको एक राष्ट्रवाद का एक संदेश दिया था।
मानव निर्माण, मैन मेकिंग एजुकेशन। आइए इनके एजुकेशन के बारे में, इनके योगदान को समझते हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन मतलब एजुकेशन ऐसे हो जो मानव कल्याण की बात करे, मानव के व्यक्तित्व की बात करे। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी की बात करें। तो जब हम व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल संपूर्ण व्यक्तित्व आता है। संपूर्ण व्यक्तित्व कैसे आएगा? 3 चीजों से आएगा। पहला मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तो संपूर्ण व्यक्तित्व जिसकी बात कर रहे हैं, पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक, इन तीनों को ही मिलाकर संपूर्ण व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहा जाता है। उसका विकास करना है और आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करना है। यदि कैरेक्टराइजेशन नहीं है, चरित्र नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। और किसी देश की यदि विकसित करना है तो वहाँ के लोगों का कैरेक्टर, चरित्र अच्छा होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, तभी वो देश उन्नति कर सकता है। आंतरिक ज्ञान का प्रकटीकरण यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर डाइविनिटी। भारतीय ज्ञान को बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए। ज्ञान हमारे अंदर है और अध्यापक का कार्य क्या है? उस ज्ञान को बाहर निकालना, यानी कि उन शक्तियों को पहचानना और उन शक्तियों को बाहर निकालना। तो अध्यापक का काम यहाँ पर जबरदस्ती ज्ञान थोपना नहीं है। अध्यापक आपके अंदर ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यापक हर व्यक्ति के अंदर ही है। जब तक वो अध्यापक जागेगा, जगाना है, वो अपने आप ही सीखना शुरू कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। शिक्षा बाहरी ज्ञान थोपना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद दिव्यता और क्षमता को जगाना है, उसकी कैपेसिटी को जगाना है कि उसके अंदर क्षमता है। सभी शक्तियां आपके भीतर मौजूद है, कुछ भी बाहर नहीं है। अध्यापक का काम केवल उन शक्तियों को जागृत करना है, केवल उन शक्तियों से छात्र को अनुभव कराना है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी क्षमता है। तो ये बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा बाहरी ज्ञान थोपना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर की दिव्यता या ज्ञान को पहचानना और उसे स्वरूप देना है। आत्मनिर्भरता और साहस। शिक्षा व्यक्ति को जीवन संघर्ष का सामना करने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देना है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो हमेशा इनके सामने आते हैं। जब आप में ये चीजें होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो जीवन संघर्ष का आप सामना करोगे। आप किसी परिस्थिति से घबराओगे नहीं, आप किसी परिस्थिति से डरोगे नहीं, और आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर रहना है, हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। समान शिक्षा, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, इस पॉइंट को पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जातिवाद या सब वर्गों को छोड़कर सभी को समान शिक्षा देना। लड़के लड़कियों, सभी जातियों, सभी वर्गों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें धार्मिक आचरण भी दिया जाए, पुस्तकों का नहीं, व्यवहार का। यानी कि धर्म को केवल पढ़ाया ना जाए, किताबी ज्ञान नहीं जाए, वो धर्म स्पिरिचुअल आचरण जो भी है वो उनके अंदर यानी कि उनके व्यवहार में झलकना चाहिए, जिसमें धार्मिक शिक्षा आचरण से दी जाए, न कि पुस्तकों से। पुस्तकों का ज्ञान हो गया, हमने अक्षर ज्ञान ले लिया और हमारे व्यवहार में नहीं है, तो ये उसको वास्तविक ज्ञान नहीं मानते हैं। पश्चिमी और पूर्वी ज्ञान का समन्वय, यानी कि पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय आध्यात्मिक और दर्शन का अतुलनीय संतुलन इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने ज्ञान को तो अपनाया, स्पिरिचुअल को अपनाया, पर पश्चिमी देश उस वक्त के जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में हम थे, उनको भी साथ लेके आए। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने प्रस्तुत किया। पश्चिमी विज्ञान का, प्रौद्योगिकी जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और भारतीय आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और दर्शन, फिलॉसफी का संतुलन मिलाकर चलने की बात कही। नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और समाज को मजबूत बनाती है। जब इन्होंने कहा कि हमें किसी बिना भेदभाव के सभी को एजुकेशन मिले, सार्वभौमिक मिले और समान रूप से मिले बिना किसी भेदभाव के, तो राष्ट्रीय एकता की बात कही है, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, सभी लोग समान हैं और समाज को मजबूत बनाने में सहायक होगा।
जब आपका राष्ट्रीय एकता होगी, लोकतंत्र होगा, तो वैसे ही समाज होगा। कुछ पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अनुसार शिक्षक और छात्र क्या होते हैं, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, यानी कि इन्होंने एजुकेशन को किस नज़र से देखा। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक एक दार्शनिक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, यानी कि शिक्षक केवल रास्ता दिखाने वाला होता है, सलाहकार होता है, मित्र होता है। उस पथ पर चलना छात्र को स्वयं पड़ेगा, कर्म खुद करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को खुद पहचानना पड़ेगा। शिक्षक क्या करेगा? आंतरिक, जो छात्र के आंतरिक गुणों या उसकी क्षमताओं को जगाने का प्रयास करेगा। छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए? छात्र को स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मनन और एकाग्रता, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकाग्रता। और एकाग्रता कैसे आएगी, कंसंट्रेशन कैसे आएगा, उसका उन्होंने सुझाव दिया कि योग के माध्यम से एकाग्रता आएगी। तो स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मनन और एकाग्रता के माध्यम से स्वयं सीखना होता है। शिक्षक केवल सुझाव देता है। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र को इन्होंने कैसे देखा वो हमने समझा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला व्यक्तित्व, फिर पर्सनालिटी की बात आती है तो क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, यानी कि हमारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहना चाहिए और स्पिरिचुअल, वो स्वच्छ भी रहना चाहिए, अच्छे विचार रहने चाहिए। तो पूर्ण मानव विकास होना चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आता है। दूसरा सामाजिक, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। वो कैसे होगा? जब नागरिकता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा दी जाएगी। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? जो गरीब उन्मूलन करेगा, राष्ट्रीय एकता की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा और सभी के समभाव की बात करेगा, तभी एक अच्छा समाज हो सकता है। तो शिक्षा के दो उद्देश्यों में क्या आएगा? इंडिविजुअल भी है और समाज का भी है, यानी कि व्यक्तित्व और सामाजिक, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। शिक्षण विधियों, इन शिक्षण विधियों में क्या है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। शिक्षा का सार ही इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन, एकाग्र होना चाहिए। और एकाग्रता के लिए उन्होंने क्या बताया था? योग। शंका समाधान विधि, डाउट रिजोल्यूशन मेथड, यानी कि शिक्षक और छात्र आपस में डिस्कशन करके, वार्तालाप करके, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शंकाओं का समाधान करेंगे और उसके सुझाव तक भी जाएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके सुझाव के लिए जाएंगे। तो उसके लिए शंका समाधान विधि, जिसको क्वेश्चन आंसर मेथड्स भी कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि शिक्षा दी जानी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट, प्रदर्शन और प्रयोग विधि, ये अधिकतर जो यूज होती है वो टेक्नोलॉजी या विज्ञान में होती है। तो आप देखेंगे विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए उपयोगी है। वो कैसे होगी? प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन विधि। तो ये कुछ शिक्षण विधियां हैं जिन पर उनका ज्यादा जोर था। कंक्लूजन या सारांश की बात करेंगे तो इनके जीवन परिचय से लेकर इनका जो एजुकेशन में उद्देश्य था उनको समझने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन या सारांश में स्वामी विवेकानंद जी, शिक्षा दर्शन का मुख्य लक्ष्य है मानव निर्माण, जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण था, जिसमें कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। उससे क्या होगा? ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, साहसी बनेगा और जीवन संघर्ष के लिए सक्षम रहेगा, तैयार रहेगा। जिसमें निहित दिव्यता को जगाना ही शिक्षा है। व्यक्ति के अंदर जो भी हमारे अंदर क्षमता है उसको पहचानना, उसको जगाना और उसको बाहर निकालना ही ये वास्तविक शिक्षा मानते हैं। इन्होंने पश्चिमी और भारतीय आध्यात्मिकता को समन्वय मतलब साथ लेकर चले हैं, सभी के लिए समान शिक्षा की बात करी है और राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया है।
जिसमें शिक्षक का कार्य क्या होगा, मार्गदर्शक का होता है, जो शिक्षक के भीतर ज्ञान को जगाने और बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। तो ये सारांश में हमने इनके जीवन और इनके एजुकेशन को समझा है। थैंक यू।